तेरे तरीके बयान करते हैं तेरी तकदीर, तुमको ये ताज गैरों की बदौलत मिला है। ये शेर मैंने पढ़ा है भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की उस जद्दोजहद के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप मेरे साथ देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचनामा। दरअसल आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला पद है। पिछले 77 सालों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुत लोगों ने देखा, लेकिन केवल 14 लोग ही वहां तक पहुंचे हैं। हालांकि किसी को जनता का अपार समर्थन मिला और किसी ने वहां तक पहुंचने के लिए अलग ही तिकड़म लगाई। आज का ये एपिसोड भी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री की कहानी पर है। हालांकि देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ये तो साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, और यह भी तय था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो होगा वो भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। अब 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी जी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का फैसला कर चुके थे। इसलिए 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने मौलाना साहब को एक पत्र लिखकर कहा था कि आप एक स्टेटमेंट जारी करें और कहें कि आप अब प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते। मतलब यह था कि गांधी जी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उन पर आज चर्चा नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने। ये उस वक्त का समय है जब कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य JB कृपलानी जी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को होनी थी, जिसे बढ़ा करके 29 अप्रैल 1946 को कर दिया गया। इसी दिन कांग्रेस के अध्यक्ष का भी चुनाव होना था और उस समय परंपरा ये थी कि प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखेंगी, जिनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। किसी भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव ही नहीं रखा। JB कृपलानी जी अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी को दिया। हालांकि गांधी जी ने इसे देखा, इसमें नेहरू का नाम नहीं था, तो बिना कुछ कहे ही पर्चा मुझको वापस दे दिया। कृपलानी जी गांधी जी के साथ काफी समय से काम कर रहे थे, तो वो गांधी जी की आंखें समझते थे कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। कृपलानी जी ने नया प्रस्ताव तैयार करवाया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू के नाम का भी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए जिक्र किया गया और इस पर्चे पर सबने दस्तखत कर दिए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल भी था। कांग्रेस के महासचिव JB कृपलानी जी ने गांधी जी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल के नाम का वापसी का एक पर्चा भी बनवा दिया। पटेल ने हालांकि इस पर्चे पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरीके से कहिए कि पटेल जी ने नेहरू जी का विरोध किया और वो पत्र गांधी जी के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि इस पर दस्तखत नहीं है। उन्होंने वो पर्चा वापस पटेल जी को पहुंचवा दिया। इस बार पटेल जी भी समझ गए थे कि गांधी जी अड़ गए हैं और उन्होंने पर्चे पर दस्तखत कर दिया। तो इस तरीके से नेहरू चुने गए थे निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष और इस तरह मिला था भारत को अपना पहला अंतरिम प्रधानमंत्री। तो ये शेर आप समझ गए होंगे मैंने क्यों पढ़ा था। हालांकि उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स की काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास ने भी अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा था कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए PM को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी भी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा, अकेला नेहरू ही है। गांधी जी ने कहा भी था कि अकेला नेहरू ही है मेरे कैंप में जो अंग्रेज है, तौर तरीके अंग्रेजी जानता है, विदेशों में पढ़ा लिखा है, उसे देश विदेश की अच्छी नॉलेज है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी नेहरू अच्छी पकड़ रखता है। पटेल ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि पटेल देश तो अच्छा चला लेंगे, लेकिन दुर्गादास जी आगे भी लिखते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने फिर से एक बार ग्लैमर्स के लिए अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था
उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश गढ़ना था। और गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं और देश को एक नई उम्र के नेता की यहाँ पर आवश्यकता है। हालांकि नेहरू नई उम्र के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर तौर तरीकों को आगे बढ़ाना था। कुछ साल बीते और पटेल जी का निधन हो गया, तो इससे ये तो साबित हो गया था कि कहीं ना कहीं गांधी जी का ये फैसला सही भी था। लेकिन ये बात ऐसे यहाँ तक पहुँची क्यों? इसमें गांधी जी और नेहरू जी के संबंधों का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात तब की है जब जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके लौटे। हालांकि कुछ दिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी की, लेकिन फिर ये पेशा छोड़कर वो गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके पास ना कोई इनकम का सोर्स था। उस समय उनके पिता मोतीलाल नेहरू हालांकि उनको पैसे दिया करते थे, लेकिन बाप बेटे के बीच किसी मुद्दे को लेकर मनमुटाव हो गया और नेहरू के सामने जेब खर्ची का संकट आ गया। उस वक्त के उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक संस्मरण में भी लिखा है कि एक बार गांधी जी ने नेहरू को खत लिखा था जो मैंने चोरी से पढ़ लिया। 15 सितंबर 1924 को यह पत्र जवाहरलाल नेहरू की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियों में प्रकाशित भी हुआ था। इस पत्र में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम इन चीज़ों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दें, लेकिन अगर संभव हो सके तो तुम पिताजी से बात करो। साथ ही गांधी जी ने नेहरू से पूछा था कि क्या तुम्हारे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में क्यों नहीं ले लेते? कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे? दरअसल गांधी जी का यह फैसला कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि लंबे दौर की गुलामी से निकले इस भारत को किसी नौजवान नेता की जरूरत थी जो इसके जख्मों को भर सके और फिर से इसको नया मजबूत रूप देकर बाकी देशों से कंधा मिलाकर चलने के लायक बना सके। हालांकि अगर देखें तो ये किस्से में भी जाहिर होता है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि सुभाष कश्यप जी हैं, उन्होंने अपनी किताब में जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लीगेसी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात का जिक्र किया है। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हो चुका था और नेहरू प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के सबसे बड़े आलोचक थे। आलोचक कहिए या कहिए कि विंस्टन चर्चिल नेहरू के दुश्मन थे। जब 1950 में दोनों पहली बार मिले और दिल खोलकर एक दूसरे से उन लोगों ने बात की, तो चर्चिल ने गुलामी की याद कराते हुए नेहरू को पूछा कि तुम कितने दिनों तक ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे थे? नेहरू जी ने कहा कि तकरीबन 10 साल तक। चर्चिल ने कहा फिर तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए बहुत नफरत होगी। तब नेहरू जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लीडर गांधी जी ने हमें 2 चीज़ें सिखाई है। उन्होंने सिखाया है कि कभी किसी से नफरत मत करना और कभी किसी से डरना मत। आपको भी पता है कि हम ना आपसे डरते हैं और हाँ, नफरत तो हम आपसे कतई नहीं करते। वैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो ज़्यादा देर तक रास नहीं आती, बेशक वो सत्ता ही क्यों ना हो। लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि नेहरू जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नेहरू ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे। मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले और मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने बाकायदा हिमालय जाने के लिए टिकट भी बुक करा लिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले अपना इस्तीफा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भेज दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू पहले से ही इस्तीफे वाली बात आपस में कर चुके थे। बाद में कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि नेहरू 6 महीने के लिए अपनी प्रिय जगह हिमालय जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी ये देश आपको ही चलाना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद नेहरू को इस्तीफा वापस ले लिया। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हालांकि वो आज का दौर नहीं था। नेहरू का इस्तीफा वापस लेने की खबर 2-3 दिन बाद दूसरे देशों में गई
तो उस समय में हजारों टेलीग्राम आए थे जिनमें नेहरू को इस्तीफा वापस लेने के लिए बधाइयां दी गई थी। अब दिन था 20 नवंबर 1962 का, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ हुए अपने युद्ध में भारत की हार को स्वीकार कर लिया था। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले तक नेहरू जी को यह भरोसा था कि चीन उनका दोस्त है। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल भी लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान से चीन युद्ध के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार मानते थे। हालांकि इस सदमे से नेहरू जी गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए तकरीबन 1 साल तक कश्मीर में भी रहना पड़ा। वे साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए, लेकिन मानसिक रूप से वो बिल्कुल टूट चुके थे। मई 1964 में वो वापस दिल्ली लौटे और 27 मई को जब सुबह बाथरूम से लौटे तो पीठ दर्द की शिकायत की। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया, तब तक वो बेहोश हो चुके थे। 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालात में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन भी हो चुका था। मतलब कि हमने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 के दिन खो दिया था। हालांकि नेहरू जी ने अपने निधन से पहले ही अपनी एक वसीयत लिखी थी। उन्होंने ये साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी कि तेहरवी वगैरह ना की जाए। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी गंभीरता के साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा कोई धार्मिक अनुष्ठान ना किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं विदेश में मरता हूँ तो मेरा दाह संस्कार वहीं किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद लाई जाएं। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाएं और मैं चाहता हूँ कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए और वहाँ उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहाँ हमारे किसान मेहनत करते हैं। तो ये थी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी। किस तरीके से गांधी जी की एक जिद पर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में देखा जाए तो उनका ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी था। तो ये थी आज की कहानी। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ देख रहे थे पॉलिटिकल पंचनामा। नमस्कार, धन्यवाद।